हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। बिन माँ की ननद को मिली माँ जैसी सिखाने वाली भाभी। कविता की माँ का बचपन में ही देहांत हो गया था। उसके पिता एक बिजनेसमैन थे। वो कविता और उसके भाई विशाल को ज्यादा समय नहीं दे पाते थे, इसीलिए उन्होंने उन दोनों के लिए एक मेड रख दी थी। आशा, मेरे दोनों बच्चे अब अकेले हैं, इसीलिए मेरे बच्चों का ख्याल अब तुम्हें ही रखना है। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए साहब, मैं इन दोनों बच्चों का पालन पोषण बिल्कुल अपने बच्चों की तरह करूंगी। आशा की बात सुनकर पिताजी अब खुश हो जाते हैं। समय का पहिया चलता है और देखते ही देखते 17 साल बीत जाते हैं। अब कविता और विशाल बड़े हो गए। ऐसे ही एक दिन कविता के पिताजी उससे कहते हैं, कविता बेटा, तुम तो जानती हो कि तुम्हारी माँ के चले जाने के बाद मैं ही तुम दोनों की माँ हूं और मैं ही तुम्हारा बाप। बेटा, तुम दोनों बड़े हो गए हो, इसीलिए मुझे तुम दोनों की शादी की चिंता है। विशाल बड़ा है तो पहले उसकी शादी कर देते हैं। मैंने कुछ लोगों से बात चला रखी है, जैसे ही कोई अच्छी लड़की मिलती है तो हम विशाल की शादी कर देंगे। अरे वाह पिताजी, ये तो बहुत खुशी की बात है। घर में नई भाभी आएगी, मुझे भी एक नई दोस्त मिल जाएगी, बहुत मजा आएगा। मजा आएगा कि बच्ची, शादी तो पहले तेरी होनी चाहिए, तब मेरी होनी चाहिए। वैसे भी घर में बहन की शादी जल्दी हो जाए तो सही रहता है। पिताजी देखो ना भैया क्या कह रहे हैं, अब आप इन्हें डांट रहे हो या मैं अपने हिसाब से इन्हें मैनेज करूं? कविता की बात सुनकर पिताजी अब हंसने लगते हैं, पर कविता घर में नई भाभी के आने की खबर सुनकर बहुत खुश थी। कविता अपने कॉलेज जाती है और अपनी सभी सहेलियों को बताती है, तुम लोगों को पता है कि पापा विशाल भैया की शादी की बात कर रहे थे। अब जल्दी ही विशाल भैया की शादी हो जाएगी और घर में नई भाभी आ जाएगी। मुझे एक और नई फ्रेंड मिल जाएगी, फिर तो मैं उन्हीं के साथ घूमूंगी फिरूंगी, खाऊंगी पीऊंगी, बहुत मजा आएगा। कविता की बात सुनकर उसकी सहेली पूनम कविता से कहती है, नहीं कविता, तुझे बहुत बड़ी गलतफहमी है। हर भाभी प्यारी और अच्छी सहेली नहीं बन पाती। क्या मतलब है तेरा पूनम? कविता, तू जो सपने देख रही है वो सिर्फ सपनों में ही अच्छे लगते हैं। भाभी अच्छी नहीं होती, वो हमारे भाई को ही हमसे पराया कर देती हैं, हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार करती हैं। वो हमें अपने घर में एहसास दिलाती हैं कि घर हमारा नहीं है। हाँ कविता, पूनम सही कहती है। मैं भी तेरी तरह सोचती थी, लेकिन जब मेरी भाभी आई तो उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। और फिर तेरे घर में तो तेरी माँ भी नहीं है, फिर तो तेरी भाभी की चलेगी और वो तुझे बहुत परेशान करेगी। नहीं यार, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। क्या पता मेरी भाभी अच्छी हो और मुझे बहुत प्यार करे। देख कविता, तेरी माँ नहीं है, और जब तेरी भाभी आएगी तो कहीं ऐसा ना हो कि तेरी भाभी तेरे और तेरे भैया का रिश्ता तोड़वा दे। कविता की सारी खुशी छूमंतर हो जाती है जब कविता अपनी सहेलियों का एक्सपीरियंस जानती है। थोड़ी देर बाद कविता अपने घर आती है तो उसके पिताजी उसे बताते हैं, कविता बेटा, मुबारक हो, मैंने विशाल की शादी अपने दोस्त की बेटी किरण के साथ पक्की कर दी है। अगले हफ्ते ही शादी है। जी पिताजी। कविता को अपने भाई की शादी की कोई खुशी नहीं थी। अगले एक हफ्ते बाद विशाल की शादी हो जाती है और किरण कविता की भाभी बनकर उसके घर आ जाती है। आज किरण का ससुराल में पहला दिन था। किरण कविता के पास आती है और कहती है, कविता, मैं देख रही हूँ जब से मैं इस घर में आई हूँ आपने मुझसे ठीक से बात ही नहीं की। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे भला क्या होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हाँ, मैं ऐसी ही हूँ, मुझे ज्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं है। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। लेकिन कविता। ओके ठीक है, तुम तो यहाँ से नहीं जाने वाली, मैं ही चली जाती हूँ। ऐसा कहकर कविता वहां चली जाती है। किरण को कुछ समझ नहीं आता। अब धीरे धीरे किरण की शादी को एक हफ्ता बीत जाता है। एक दिन किरण घर की मेड आशा से पूछती है, आशा ताई, मुझे एक बात बताओ कि कविता किसी से बात नहीं करती और बड़ी बुझी सी रहती है, ऐसा क्यों? क्या बताऊं दुल्हन, बचपन में माँ के गुजर जाने से किरण बहुत जिद्दी हो गई है। वो किसी की बात नहीं सुनती, बस अपने मन की ही करती है। पर माँ नहीं थी, इसीलिए सबने उसकी सारी चीजों को पूरा किया, जिस कारण वो ऐसी है। अरे आपको पता है, उन्हें तो कोई काम भी नहीं आता। कल को उनकी शादी होगी तो ना जाने वो अपने ससुराल में सब कुछ कैसे करेंगी। अच्छा, तो ये कारण है कविता हर समय चिड़चिड़ी रहती है। कोई बात नहीं, अब मैं आ चुकी हूँ। भले ही ननद जी को माँ का प्यार नहीं मिला, लेकिन अब उसकी भाभी उसे माँ की तरह प्यार करेगी और माँ जैसे संस्कार देगी। अगर ऐसा है दुल्हन तो हमें तो बड़ी खुशी होगी। अच्छा, हम चलते हैं, बहुत काम है। आशा ऐसा कहकर चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं।
कविता के पिताजी उसकी शादी तय कर देते हैं। एक दिन कविता की होने वाली सास कविता से मिलने आती है और कहती है, कविता बेटा, जल्दी तुम बहू बनकर मेरे घर आने वाली हो। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और तुम घर की अकेली बहू रहोगी, इसीलिए घर का कामकाज, खाना बनाना सब कुछ सीख लेना, ताकि ससुराल आकर तुम्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। जी माँ जी। कविता की सास ऐसा कहकर चली जाती है। कविता उदास थी और अपने मन में सोच रही थी, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, भला मैं काम कैसे सीखूं, मुझे कौन सिखाएगा। आज मेरी माँ होती तो मुझे सब कुछ सिखाती। तब किरण कविता के पास आती है और कहती है, मैं जानती हूँ कि आप क्या सोच रही हो, लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत करो। मैं आपको घर का हर काम सिखाऊंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपकी माँ सिखाती। चलो मेरे साथ। लेकिन तुम मुझे क्यों सिखाओगी, और इसमें तुम्हें क्या फायदा? मेरी प्यारी ननद, हर चीज फायदा देखकर नहीं की जाती। तुम मेरी इकलौती ननद हो और मैं अपनी ननद का घर बसते देखना चाहती हूँ, ना कि उजड़ते। इसलिए अब चलो। कविता किरण के साथ रसोई में जाती है। किरण कहती है, कविता, आज से आप रोज मेरे साथ खाना बनाना। आज हम आलू के पराठे बनाएंगे। अब किरण ने आलू उबाले और कविता को आलू छिलने के लिए दिए। कविता, मैंने आटा गूंथ दिया है, आप आटे में आलू का भरावन भरकर इसे बेलो और मैं सेकती हूँ। ये देखकर कविता की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, भाभी आप तो बहुत अच्छी हो, बिल्कुल मेरी माँ जैसी। अब किरण कविता को बड़े ही प्रेम से रोज खाना बनाना सिखाती, घर का काम सिखाती, घर गृहस्थी के बारे में बातें करती। जल्दी ही किरण और कविता बहुत अच्छे दोस्त बन गए। धीरे धीरे करके किरण की शादी का दिन भी पास आ गया। एक दिन कविता अपनी सभी सहेलियों को इनवाइट करने के लिए कॉलेज पहुंचती है और सभी को कार्ड देते हुए कहती है, अगले हफ्ते मेरी शादी है, तुम सभी जरूर आना। हाँ कविता, हम तो जरूर आएंगे, लेकिन तू सतर्क रहना, कहीं ऐसा ना हो तेरी भाभी तेरी शादी तुड़वा दे। पूनम की बात सुनकर कविता गुस्से में बोलती है, नहीं, मेरी भाभी ऐसी नहीं है, वो बहुत अच्छी है। नहीं कविता, भाभियां अच्छी नहीं होती। और हाँ, अपने ससुराल वालों को अपनी भाभी से दूरी रखना, वो तेरी बहुत बुराई करेगी। तेरे ससुराल वालों में तेरी इमेज खराब कर देगी वो। अब कविता को अपनी सहेलियों की बात पर भरोसा नहीं था, इसलिए वो गुस्सा होते हुए बोली, नीलम, सभी भाभियां एक जैसी नहीं होती। तुम्हारी भाभी ऐसी होगी, लेकिन मेरी भाभी तो बिल्कुल मेरी माँ जैसी है। उसने मुझे मेरी माँ जैसी ही हर चीज सिखाई और वो मेरी शादी से बहुत खुश है। मैं अपनी भाभी से बहुत प्यार करती हूँ और मैं अब अपनी भाभी के खिलाफ एक भी बात नहीं सुनूंगी। ऐसा कहकर कविता गुस्से में घर आ जाती है और अपनी भाभी को सारी बात बताती है और कहती है, भाभी, कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं जानती हूँ कि अगर मेरी माँ जिंदा होती तो वो बिल्कुल आप जैसी होती। ये सुनकर नीलम ने कविता को गले लगा लिया और इस तरह बिन माँ की ननद को मिली माँ जैसी सिखाने वाली भाभी। भाभी, ओ भाभी, अरे आप अब तक तैयार नहीं हुई। ये चौथी बार भेजा है माँ ने आपको बुलाने। अगर अब की बार आपको लेकर नहीं गई तो आपका तो पता नहीं, मेरी जरूर पिटाई हो जाएगी। बस ये ब्लशर और लिपस्टिक लगा लूं, बस 2 मिनट, फिर चलते हैं। ये कहकर घर की नई नवेली बहू मानसी वापस से अपना मेकअप करने लगी। उसकी ननद सोमी उसके पास आकर खड़ी हो गई और फिर, अरे बाप रे भाभी, आपकी पलकें तो झड़ गई। नहीं सोमी, ये नकली पलके हैं। ये देखो, इस लैश ग्लू से इन्हें आंखों पर लगाते हैं। कमाल है ये तो। और ये क्या है भाभी? ये ब्लशर और ये हाइलाइटर है और ये है आई शेडोज की पैलेट। और एक चीज दिखाऊं, ये देखो, ये मेरा लिपस्टिक का कलेक्शन। अरे वाह भाभी, आपके पास तो मेकअप का कितना सारा सामान है। मेरे पास तो बस एक गुलाबी लिपस्टिक है जो मेरे बहुत जिद करने पर माँ ने दिलवाई थी, वो भी 1 साल पहले। अरे पर ऐसा क्यों? तुम्हारी उम्र में तो लड़कियां कितना मेकअप करती हैं। हाँ, लेकिन माँ को मेकअप बिल्कुल भी पसंद नहीं, न खुद करती हैं और न मुझे करने देती हैं। ओहो, चलो कोई बात नहीं। अब से मेकअप के लिए तुम्हें जो कुछ भी चाहिए हो तुम मुझसे ले लेना। अब उससे अच्छा ये नहीं होगा कि आप ही मेरा मेकअप कर दिया करो, क्योंकि सच बताऊं तो मुझे मेकअप करना नहीं आता। तो फिर चलो आओ यहाँ बैठो, मैं आज ही तुम्हारा मेकअप करती हूँ। और इसके बाद सोमी चहकते हुए कुर्सी पर बैठ गई और मानसी भी बड़े मन से उसका मेकअप करने लगी। लेकिन इस सब में ये दोनों भूल ही गई कि बाहर मानसी का इंतजार हो रहा था। जब काफी देर तक सोमी मानसी को लेकर बाहर नहीं आई तो सोमी की माँ कल्याणी खुद मानसी के कमरे में आई और वहां का नजारा देखकर उनका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। सोमी, तुझे किसने भेजा था यहाँ ये लीपापोती करवाने के लिए?
अब माँ वो मैं वो बस अब थोड़ा सा मतलब बस ऐसे। माँ जी आप सोमी पर नाराज मत होइए, इसे मैंने ही रोक लिया था, शायद आपने इसे ध्यान से नहीं देखा। देखिए ना सिर्फ हल्के से मेकअप में कितनी सुंदर लग रही है। सुंदर? एक नंबर की भूतनी लग रही है, बिल्कुल तेरी तरह। ए सोमी, जा सबसे पहले मुंह धोकर आ और फिर सबका चाय नाश्ता दे। अपनी माँ की फटकार सुनकर सोमी सहम गई और चुपचाप मुंह धोने के लिए चली गई। उसके वहां से जाते ही कल्याणी ने मानसी से कहा, खबरदार जो आइंदा कभी मेरी बेटी को अपने जैसा बनाने की कोशिश की तो। क्यों माँ जी, मेरे जैसा बनने में क्या बुराई है? कोई एक बुराई हो तो बताऊं भी। घर के सारे काम छोड़कर ये लाली लिपस्टिक लगाने में लगी रहेगी, तब तो बस गई इसकी गृहस्थी। तुम्हारा क्या है, बड़े बाप की बेटी हो तो जितना चाहे खर्च करती होगी अपने इन लाल पीले नीले डिब्बों पर, लेकिन हमारे घर की लड़कियों को हमने हमेशा से यही सिखाया है कि जितनी चादर हो उतने ही पांव पसारने चाहिए। लेकिन माँ जी। बस, मुझे तुमसे बहस करने का कोई शौक नहीं है। बाहर मोहल्ले की औरतें घंटे भर से इंतजार कर रही हैं। अगर फुर्सत मिल जाए तो दिखा आना उन्हें भी अपना ये रंग बिरंगा मुंह, वरना तो कुछ देर में वो वापस चली ही जाएंगी। ये कहकर कल्याणी वहां से चली गई और उसके पीछे पीछे मानसी भी घूंघट डालकर बाहर आ गई। कल्याणी के 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा विनेश और छोटी बेटी सोमी। विनेश और मानसी एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और वहीं पहले दोस्ती, फिर प्यार और फिर शादी का फैसला दोनों ने एक साथ किया। कल्याणी हमेशा से इस रिश्ते के खिलाफ थी, क्योंकि उसे लगता था कि अमीर घर की लड़की उसकी छोटी सी गृहस्थी को संभाल नहीं पाएगी और ना ही विनेश उसके नखरे उठा पाएगा। दूसरी तरफ मानसी की सोच इससे बहुत अलग थी। मानसी, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि माँ के साथ तुम एडजस्ट नहीं कर पाओगी। हर बात पर ताने मारने की आदत है उनकी। देखा नहीं सोमी बेचारी को कैसे डरा धमका कर रखती है। मेरी मानो तो हम अभी से ही। नहीं विनेश, हम माँ जी और सोमी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। तुम खुद ही सोचो, हमारे अलावा उनका है ही कौन? बस यही सोचकर मैं भी चुप रह जाता हूं। तुम्हें पता है मानसी, माँ हमेशा से ऐसी नहीं थी। जब बाबूजी जिंदा थे तो उन्हें भी सजने सवरने का बहुत शौक था, लेकिन बाबूजी के जाने के बाद रंगों से एक अजीब सी चिढ़ हो गई उन्हें। शायद कम उम्र में विधवा हो जाने का जो दुख मेरी माँ ने झेला है, उसी वजह से वो आज ऐसी हो गई हैं। कोई बात नहीं विनेश, मैं समझती हूँ और मेरा यकीन करो मुझे माँ जी की किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। बस अब मुझे उस दिन का इंतजार है जब मैं उनका दिल जीतकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकूंगी। ओफो, आज फिर आटा गीला हो गया मुझसे। अब क्या करूं? माँ जी देखेंगी तो बहुत गुस्सा करेंगी। नहीं करेंगी, क्योंकि माँ के आने से पहले ही मैं इस आटे को ठीक कर दूंगी। लाओ भाभी, मुझे दो। थैंक्स सोमी, सच में अगर तुम ना होती तो मेरा क्या होता? अरे भाभी, ये इतना बड़ा भी काम नहीं है। वैसे भाभी, आपको आज शाम को कुछ काम है क्या? आप अच्छा छोड़ो, जाने दो। अरे ऐसे कैसे जाने दो, बताओ ना, मैं बिल्कुल फ्री हूँ शाम को। क्या सीखना है आज? अब मुझे ना आईलाइनर लगाना सीखना है। मेरी सारी दोस्तें लगाती है पर मुझे ही नहीं आता। सिखा तो मैं दूंगी, लेकिन तुम्हें उसकी हर रोज प्रैक्टिस करनी होगी, तभी हाथ सेट होगा। अच्छा तो फिर जाने दो। आज तो माँ कीर्तनों में गई है तो लगा सकती थी, पर रोज कैसे लगाऊंगी? तुम खुद को नहीं लगा सकती पर मुझे तो लगा सकती हो। क्या मतलब भाभी? मतलब ये ननद रानी कि आज से हर शाम जब माँ जी पूजा पाठ करती हैं तो मैं तुम्हें फुल मेकअप करना सिखाऊंगी, और हर सुबह जब माँ जी मंदिर जाती हैं तो तुम मेरा मेकअप किया करना। इससे तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और माँ जी को पता भी नहीं चलेगा। मानसी की बात सुनकर सोमी बहुत खुश हो गई। और फिर कुछ दिनों के बाद, अरे बिमला, तूने मेरी सोमी को देखा क्या कहीं? हाँ देखा ना, तेरी बेटी को भी और तेरी बहू को भी। वो नुक्कड़ पे जो ब्यूटी पार्लर है उसी तरफ जाते देखा था दोनों को। अब बुरा मत मानना कल्याणी, दुनिया भर की बहुएं अपने ससुराल के रंग में रंग जाती हैं, लेकिन तेरे यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। जैसी भाभी थी अब ननद भी वैसी ही बनती जा रही है। कल्याणी के लिए अब एक एक पल भारी हो रहा था। वो आज सोमी और मानसी दोनों पर बरसने वाली थी, और फिर उन दोनों के घर आते ही, आ गई महारानी। सोमी, आज तो तू नहीं बचेगी, लेकिन उससे पहले जरा मैं इसके दिमाग ठिकाने लगा दूं। क्यों री, तुझे कहा था ना मैंने कि मेरी बेटी से दूर रह, लेकिन तू नहीं मानी। बता क्यों लेकर गई थी इसे ब्यूटी पार्लर? हैं, अपने जैसा बनाना चाहती है इसे भी। माँ चुप हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं पता। चुप हो जा सोमी, वरना तेरी टांगे तोड़ दूंगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पूछे बिना इसके साथ जाने की? क्योंकि उसका जाना जरूरी था माँ, और ये दोनों ब्यूटी पार्लर नहीं बल्कि मेरे साथ सोमी के एडमिशन के लिए गई थी। एडमिशन? सोमी का? कहाँ? और मुझे इस बारे में कुछ क्यों नहीं बताया? क्योंकि अगर तुम्हें बता देते तो तुम सोमी को कभी जान ही नहीं देती।
माँ, मैंने और मानसी ने सोमी को एक अच्छे इंस्टीट्यूट से ब्यूटिशियन का कोर्स करवाने का फैसला किया है। नहीं, कोई जरूरत नहीं फालतू पैसे बर्बाद करने की। और ये सब करके क्या करेगी सोमी? तेरी बीवी के जैसी बनेगी। नहीं माँ जी, सोमी मेरे जैसी नहीं बल्कि मुझसे कहीं बेहतर बन सकती है। ये देखिए, शहर में पिछले महीने जो मेकअप कंपटीशन हुआ था उसमें सोमी फर्स्ट आई है। बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट को पीछे छोड़ दिया इसने, वो भी तब जबकि इसके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है। और तभी उसके हाथों को थामते हुए सोमी ने कहा, माँ, मैंने ये सब आपसे छुप कर किया, उसके लिए मुझे माफ कर दो। लेकिन सच तो यह है माँ कि मैं भाभी जैसी कभी बन ही नहीं सकती, क्योंकि वो लाखों में एक है। वो मेरी भाभी भी हैं, दोस्त भी हैं और शायद वैसी माँ भी जिसकी मुझे हमेशा से जरूरत थी। सोमी के शब्दों ने इस बार कल्याणी के दिल को झकझोर दिया और उसे अब अपनी गलती का एहसास था। उसने सोमी के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और फिर आंखों में शर्मिंदगी लेकर मानसी की तरफ हाथ जोड़ लिए, क्योंकि वो समझ गई थी कि उसके घर के लिए मानसी से अच्छी बहू और कोई हो ही नहीं सकती। हर बार लड़के वालों की ना सुन के मैं तो परेशान हो चुकी हूँ। अगर आज भी ये रिश्ता पक्का नहीं हुआ तो फिर देख लेना। इस बार तू न कल्लो माई अपने थोबड़े पर पोत पोत कर मेकअप लगा ले, ताकि ये तेरी काली शक्ल उन लड़के वालों को नजर ही ना आए। अपनी माँ की ये बात सुनकर कजरी बहुत परेशान हो जाती है और वो शीशे में खुद को निहारते हुए कहती है, मेरी ये काली शक्ल, ये काला रंग किसी को आज तक पसंद नहीं आया, तो भला आज कौन सा पसंद आ जाएगी। कजरी अपना मन मार कर शीशे में तैयार होती है, लेकिन वो हर बार लोगों के ताने सुन सुनकर इतना परेशान हो चुकी थी कि वो अब खुद से अच्छे से तैयार भी नहीं हो पा रही थी। फिर वो थोड़ी सी क्रीम लगाकर और एक सिंपल सा सूट पहनकर ही लड़के वालों के सामने चली जाती है। लेकिन उसकी काली शक्ल देखते ही लड़के की माँ कहती है, अरे दैया, इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोयले की खान चली आ रही हो। ना बाबा ना, मैं अपने बेटे की शादी इससे तो बिल्कुल ना करवाऊंगी। माफ करना बहन जी, लेकिन काले गोरे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान की नीयत और दिल साफ होना चाहिए। और मेरी बेटी का दिल बहुत ही अच्छा है, बहुत संस्कारी है। वो जिस घर में भी जाएगी वहाँ सब इसके गुण और संस्कार देखकर बहुत खुश होंगे। सुषमा की ये बात सुनकर कजरी को देखने आया हुआ लड़का सुमित कहता है, ना ना माँ, मैं तो बिल्कुल ना करूँ इस कलूटी से शादी। इसे तो मैं अपने दोस्तों से भी नहीं मिलवा सकता। और संस्कार का क्या मैं अचार डालूंगा? ना ना, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। मैं कौन सा इस कलूटी की शादी तुझसे करवाऊंगी बेटा, अब चल यहाँ से। लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं। एक बार फिर सबके सामने अपना मजाक बनता देख कजरी से रहा नहीं जाता और वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। मैं तो पहले ही जानती थी इस बार भी कल्लो किसी को पसंद नहीं आएगी। सुनिए जी, मैं तो अब खुद ही अपनी बेटी से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। ना जाने हमारे परिवार में इतनी काली लड़की कहाँ से पैदा हो गई। मुझे तो तेरी ही नीयत में खोट लगता है। सच सच बता सुषमा, तूने कहाँ अपना मुंह काला करवाया था जो ये कल्लो जनी तूने? आपको शर्म नहीं आती? आप मेरे चरित्र पर उंगली उठा रहे हो। ना जाने इस कल्लो की वजह से अभी मुझे क्या क्या सुनना पड़ेगा। अब तो मुझे अपने बेटे अनिरुद्ध को फोन करना ही पड़ेगा। अब वो ही इस कल्लो का कोई हल निकालेगा। सुषमा अपने बेटे अनिरुद्ध को फोन करती है। अनिरुद्ध कनाडा में एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था। क्या हो माँ, तुमने इस वक्त फोन किया? तुम जानती हो ना मैं भी ऑफिस में होता हूँ। अरे बेटा, तू खुद तो जाकर विदेश की हवा खा रहा है और यहाँ मेरे सिर पर जो बोझ पड़ा है इसे कौन उतारेगा। माँ, मैं हर महीने तो तुम्हें अच्छे खासे पैसे यहाँ से बेचता हूँ, फिर भला तुम्हारे सर पर कैसा बोझ? तेरी इस कल्लो बहन को इसके रंग की वजह से कोई ब्याहने को तैयार नहीं है और अब तो मैं इससे पूरी तरह तंग आ चुकी हूँ। अगर तू वापस नहीं लौटा ना तो मैं इस कल्लो को धक्के मार मार कर इस घर से भगा दूंगी। अपने बेटे को धमकी देकर सुषमा फोन काट देती है। अनिरुद्ध सोच में पड़ जाता है और वो अपना और अपनी पत्नी मायना की जल्दी से टिकट करवाता है और भारत लौट आता है। अपने बेटे को देखकर सुषमा बहुत खुश होती है। हाय मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे लाल, मेरे घर का चिराग, मेरा वंश, अपनी माँ के गले लग जा मेरे बेटे। इस माँ का कलेजा कब से अपने बेटे को अपने कलेजे से लगाने के लिए तड़प रहा था। सुषमा अपने बेटे को गले से लगा लेती है, फिर अपनी अंग्रेजन बहू को देखकर कहती है, अरे वाह, इस बार तो मेरी अंग्रेजन बहू भी आई है। प्यारी पौना मम्मी जी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बहू, तू बता तू कैसी है? बड़ी कमजोर हो गई है तू। कोई नहीं, अब यहाँ आ गई है ना, अब मैं तुझे देसी घी के पराठे बनाकर खिलाऊंगी। जहाँ सारा परिवार एक साथ खुशी खुशी बातें कर रहा था तो वहीं बेचारी कजरी अपने कमरे में पड़े हुए अपनी किस्मत को कोस रही थी। तभी कजरी की अंग्रेजन भाभी मायना उससे मिलने उसके कमरे में आती है।
कजरी, ये तुमने अपना रो रो कर क्या हाल बना लिया है? अपनी हालत तो देखो, कैसे बिखर गए हैं। हालात नहीं भाभी, हालत, और बिखर नहीं, बिगड़ गए हैं। मेरी हालत बिगड़ गई है, यही कहना चाहती हैं ना आप? यस कजरी। भाभी सच कहूँ तो इस घर में आपके सिवा मुझे कोई भी प्यार नहीं करता। आप यहाँ हमेशा नहीं रहती हो ना, मुझे आपकी बहुत याद आती है। पिछली बार की तरह फिर से मेरे रिश्ते वाले मेरे काले रंग की वजह से मुझे नापसंद करके चले गए। मुझे बहुत बुरा लगा भाभी। ये कहकर कजरी रोने लगती है और उसकी अंग्रेजन भाभी मायना उसे अपने गले से लगा लेती है। अब मैं आ गई हूँ ना, तो डोंट वरी, मैं सब ठीक कर दूंगी। चलो अब अपने भाई से मिल लो। मायना कजरी को बाहर लेकर आती है, लेकिन अपनी काली बहन को देखते ही उसके भाई का मुंह बन जाता है। फिर मायना अपना सूटकेस खोलती है और उसमें कजरी के लिए लाया हुआ गिफ्ट उसे देती है। ये देख वो बहुत खुश होती है। अब कुछ दिन के लिए वो दोनों वहीं रुकते हैं। ऐसे ही एक दिन मायना कजरी को शॉपिंग पर ले जाती है ताकि उसका मन बहल जाए। सासू मोम, मैं कजरी के साथ मॉल जा रही हूँ कुछ शॉपिंग करने, हमें आने में देर हो जाएगी। मायना कजरी को बड़े मॉल ले जाती है और उसे फैशनेबल और डिजाइनर कपड़े दिलवाती है। लेकिन भाभी ये कपड़े तो बहुत ही छोटे हैं। इतने छोटे कपड़े तो मेरे पड़ोस में रहने वाली छोटी मुन्नी भी नहीं पहनती। ओफो कजरी, इसे शॉर्ट ड्रेस कहते हैं। अब गो एंड वियर इट। कुछ देर बाद कजरी ट्रायल रूम से वो शॉर्ट ड्रेस पहनकर बाहर आती है। उस शॉर्ट ड्रेस में वो बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन उस ड्रेस पर उसकी वो गुथी हुई चुटिया बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। जिसके बाद मायना उसे एक बढ़िया से पार्लर में ले जाकर वहाँ उसकी कटिंग करवा देती है। साथ ही उसका फेशियल, ब्लीच और फुल बॉडी वैक्स भी करवा देती है। जिसके बाद कजरी बहुत ही सुंदर लगती है। कजरी, देखो खुद को, यू लुक सो ब्यूटीफुल। कलर रंग से फर्क नहीं पड़ता, हमको तो बस अपनी खूबसूरती को निखारना आना चाहिए। उस दिन मायना की बात सुन कजरी को सब समझ आ जाता है और अब वो खुद को पूरी तरह से बदल लेती है। अब वो अपनी खूबसूरती पर खूब ध्यान देती है। फिर एक रोज मायना और अनिरुद्ध एक पार्टी में जाते हैं, जहां मायना अपने साथ जबरदस्ती कजरी को भी ले जाती है। कजरी अच्छे से तैयार होकर वहां जाती है। उस पार्टी में एक अमीर घर के लड़के मोहित की नजर उस पर जाती है और वो उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। मैं इस शहर के बिल्डर का बेटा हूँ और आपकी सांवली सूरत और फैशनेबल स्टाइल देखकर ही मैं आपके ऊपर फिदा हो गया। क्या आप मुझसे शादी करना चाहेंगी? मैं आपको हमेशा खुश रखूंगा। कजरी उसे हाँ कर देती है। 2 दिन बाद मोहित अपने परिवार के साथ कजरी के घर आता है और रिश्ता पक्का करके चला जाता है। कुछ ही दिनों बाद उन दोनों की शादी का दिन भी आ जाता है। शादी वाले दिन उसकी भाभी मायना कजरी को बहुत ही अच्छे से तैयार करती है और उसे नजर का टीका लगाते हुए और आंखों में आंसू लिए हुए कहती है, तुम बहुत ही प्यारी लग रही हो, तुम्हें किसी की नजर ना लगे। एक पराये देश से आई हुई लड़की को कजरी से इतना प्यार करता देखकर उसके परिवार वालों की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है कि उन्होंने कजरी के साथ कितना बुरा बर्ताव किया है। वो सभी कजरी से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।